आज मैं आया हूँ प्राग, चेक की राजधानी में एंड दिस इज़ माई डे 1। आज मैं जाऊँगा वॉकिंग टूर, बट अभी जस्ट हॉस्टल से बाहर निकला हूँ और मेरा हॉस्टल है राइट इन द बैंक ऑफ सिटी सेंटर। सो पहले कुछ खाएंगे, पेट पूजा करेंगे। कल रात से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 12 बज चुके हैं। आज मन हो रहा है इंडियन खाने का। 11 दिन हो गए हैं आई हैव बीन इन यूरोप नाउ। तो पहले इंडियन रेस्टोरेंट चलेंगे, कुछ खाएंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे प्राग। जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ उसका नाम ही है इंडियन रेस्टोरेंट, बस कुछ 1 मिनट दूर यहाँ से। इस जगह का नाम है कोहिनूर आर्डमुट। व्हाट? अक्सर आप जब इंडिया से बाहर इंडियन फूड खाते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप बहुत ज़्यादा ओवर पे कर रहे होते हो एंड सेकंड ऑफ़ ऑल वो चीज़ बिल्कुल भी स्पाइसी या फिर वैसी नहीं होती जैसे इंडिया में होती है, क्योंकि यहाँ पर वो इंग्रेडिएंट्स से मिलते हैं, लोगों का टेस्ट अलग है। तो आई एम होपिंग टुडे द फूड वुड बी रियली नाइस। इट वाज़न्ट, और एटलीस्ट वुड बी डिसेंट इनफ। टाटे। हाय, मेरा नाम है सुमित नेहलानी और अभी मैं आया हूँ प्राग में, जो कि है चेक रिपब्लिक का कैपिटल। आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ प्राग के वॉकिंग टूर में। दिखाऊंगा यहाँ का ओल्ड सिटी, ओल्ड टाउन, कुछ बहुत ही बेहतरीन मॉन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिक पॉइंट्स। तो बने रहे मेरे साथ और घूमते हैं प्राग। मेरे पीछे जो जगह है उसको बोलते हैं रुडोल्फिनियम और मोस्टली वॉकिंग टूर्स यहाँ से ही चालू होते हैं। फ्री वॉकिंग टूर्स यूरोप में, अगर आपको नहीं पता, तो एक ऐसा तरीका है सिटीज़ के फेमस अट्रैक्शंस को एक्सप्लोर करने का जिसे हम फ्री वॉकिंग टूर कहते हैं। लेकिन ये फ्री होने का मतलब थोड़ा ट्रिकी है। एक्चुअली ये टूर पे व्हाट यू वांट या टिप बेस्ड सिस्टम पर काम करते हैं। मतलब कि इनकी अपफ्रंट कोई कॉस्ट नहीं होती। आपको एंड में अपनी इच्छा अनुसार एक टिप देनी पड़ती है अपने गाइड को, जो आपकी सेटिस्फैक्शन और आपके बजट के हिसाब से होता है। टूर के दौरान गाइड अक्सर ये भी बताते हैं कि आपको कितनी टिप देनी चाहिए, क्योंकि इनके वेबसाइट चलाने के लिए जो इनके मैनेजमेंट कंपनी होती है, यूजुअली इन टूर गाइड से 3 से 4 यूरो पर पर्सन ले लेते हैं। तो यूरोप में अगर आप वॉकिंग टूर पे हैं तो 10 से 15 यूरो एक अच्छा अमाउंट है टिप देने के लिए। समझिए, ये फ्री नहीं होता। एक टूर का ये फुल टाइम जॉब है, इसकी रोजी रोटी इन पैसों से ही आती है, तो कंजूसी तो ना ही करें। Then tell me what you know that says odd and different, that is weird about them. What's wrong with them? The two towers. अभी हम प्राग के ओल्ड टाउन स्क्वायर के एक चर्च के सामने हैं जो मेरे पीछे है। देखने में तो ये दोनों आपको टावर्स जो लेफ़्ट और राइट साइड में है बिल्कुल आइडेंटिकल लगेंगे, पर जो ये राइट साइड वाला टावर है वो लेफ़्ट साइड वाले से बड़ा है, जिसको रूमर्स बने और किसी ने इसको नाम दे दिया मोटे वाले को एडम्स टावर, और राइट साइड वाले को जो छोटा सा है उसको दे दिया ईव टावर। और जो सन, जैसे अभी आप सनलाइट पड़ती है वो राइट से पड़ती है, जिससे लेफ़्ट वाला शील्ड हो जाता है। एंड द टॉक्स वाज दैट कि जो लेफ़्ट साइड वाला टावर है वो राइट साइड वाले को प्रोटेक्ट करता है एज अ जेस्चर, बट ऑब्वियसली दीज थिंग्स आर नॉट ट्रू एंड इट वाज जस्ट अ प्योर मिस्टेक। अभी हम देखेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टावर। ये है ओल्ड टाउन स्क्वायर, वन ऑफ द आइकॉनिक डेस्टिनेशंस इन प्राग। ये जगह मेडिवल आर्किटेक्चर, कलरफुल बिल्डिंग्स और कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। 12th सेंचुरी से ये जगह एग्जिस्ट करती आई है और ये शहर का सबसे पुराना मार्केट प्लेस में से एक है। यहाँ की बिल्डिंग्स, चर्चेज एंड लैंडमार्क्स आपको प्राग की रिच हिस्ट्री की एक झलक दिखाती हैं। प्राग में एक एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है जिसको लोग कहते हैं वर्ल्ड की सबसे सेकंड मोस्ट डिसअपॉइंटिंग प्लेस है आफ्टर मोनालिसा। बट व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज वो जो घड़ी बनी थी 650 साल पहले बनी थी, और आज मैं आपको बताऊंगा कि उस घड़ी को रीड कैसे करते हैं। कैसे आप समझ सकते हैं कि 650 साल पहले एक घड़ी बनी जो आज तक इतना एक्यूरेटली ना ही सिर्फ टाइम बताती है बट मून का पोजीशन, सन का पोजीशन,
दिस इज द मास्टरपीस एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक जो कि लोकेटेड है ओल्ड टाउन हॉल टावर प्राग में, जिस पे हैं ये 2 ब्यूटीफुल डायल्स। चलो सबसे पहले समझते हैं ऊपर वाली डायल को। अपर डायल आपको बताती है टाइम एंड द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स इन द स्काई। अगर आपको जानना है कि टाइम क्या है तो आपको गोल्डन हैंड को फॉलो करना होगा, पर ये आपको बताएगा ओल्ड चेक टाइम। 500 साल पहले जब क्लॉक स्टैंडर्डाइज्ड नहीं थी, तो जब यहाँ 24 पे गोल्डन हैंड होती है, इसका मतलब ये नहीं कि मिडनाइट हो गई है जैसे आजकल होती है, बट इसका मतलब ये है कि सनसेट हो चुका है, सनसेट का टाइम हो गया है। एंड टिल दिस डेट दिस इज वेरी एक्यूरेट। और इस पे जो न्यूमरल हैं वो गॉथिक नंबर हैं, ना कि नॉर्मल नंबर। सेकंड, इस पे आप देख सकते हो रोमन न्यूमरल्स लिखे हैं विच रिप्रेजेंट्स द जर्मन टाइम या फिर सेंट्रल यूरोपियन टाइम, जो आज तक का सही टाइम शो करता है। पर एक चीज़ और, 500 साल पहले कोई डे लाइट सेविंग नहीं होता था, तो समर टाइम्स में ये 1 घंटा पीछे हो जाता है। तो हाल फिलहाल ये घड़ी सिर्फ आधे साल ही सही टाइम दिखाती है। इसमें आपको ये ब्लैक नंबर्स दिख जाएंगे जो आपको बताएगा टाइम ऑफ बेबीलोन। एंड पूरे वर्ल्ड में सिर्फ ये इकलौती एक ऐसी घड़ी है जो आपको इसका बेबीलोन टाइम बताती है। उसको देखने के लिए आपको सन को फॉलो करना पड़ेगा एंड ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर और थोड़ा नीचे आए तो आपको दिखेगा अर्थ एंड उसके अराउंड सन एंड मून की अभी करंटली क्या पोजीशंस है। ये सिल्वर एंड ब्लैक कलर स्फेयर जो है वो मून को दिखाता है। एंड ऑब्वियसली ये ब्लैक डायल विद गोल्डन सिंबल रिप्रेजेंट करता है सन को अभी कौन से ज़ोडिएक साइन में है। हाउ कूल इज दैट। नीचे वाली डायल की अगर बात करें तो ये काफ़ी इजी है। आउटसाइड ऑफ द क्लॉक पे आपको दिख जाएंगे कि आज की क्या डेट है एंड आप ये गोल्डन एरो से उसको देख सकते हो। आप मुझे बताना, क्या आप सच में डिसअपॉइंट हो ये सब जानकर? लुक से जज करोगे तो डिसअपॉइंट तो हो जाओगे। Hooters. Approval, okay. Not offending anybody, right? हूटर्स को देख के मैं इसलिए एक्साइटेड हो गया क्योंकि हूटर्स एक अमेरिकन रेस्टोरेंट चेन है जो कि है तो स्पोर्ट्स बार और सर्व करती है बहुत अच्छे विंग्स, बर्गर और अदर अमेरिकन स्टाइल फूड। बट जो सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ का वो है उनकी वेट्रेसेस, जिनको बोलते हैं हूटर्स गर्ल, हु टिपिकली वेयर ऑरेंज शॉर्ट्स एंड वाइट टैंक टॉप्स एंड दे आर क्वाइट पॉपुलर आई मस्ट से। ये मैंने ऐसा बहुत ज़्यादा अमेरिकन टीवी सीरीज़ में देखा है, बट अंदर झांकने के बाद मुझे कुछ वैसा तो नहीं दिखा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो मेरा एक्साइटमेंट धरा का धरा रह गया। In a smaller... They're wearing less. They have less clothes. How do I put that? They wear skinny clothes. Less than most. That's a good way of putting it. Okay. They're famous for filling in their upper tight blouse. Okay. Okay. Oh. Does that make sense? Yeah. I try to put it in a polite way. Bug, antennas, head, feet. The bug from the Metamorphosis, which is his most famous story, the story of a young man transforming himself into a bug. Bottom character, headless, armless, footless. A character from a book of his called The Description of Struggle. The most important feature is him stepping forward. The forward step is representing two things. Franz Kafka stepping out to the Jewish quarter, he did not agree with due to the conflict with his father. But it's also representing the Jewish people stepping over the wall of the Jewish quarter and stepping out to the Jewish quarter to go live where they want to live.
having the freedom of stepping over the wall. We do not know where the wall of the Jewish quarter went. We'll explain that later, but we know it came through here. How can I say that with certainty? Catholic Church. Synagogue. So the wall has to cut through this area. This is them stepping over the wall and going and living where they want to live. Very top, Franz Kafka, pointing, dictating to go where he wants to go, going away from his father, whom he disagrees with. Now, when it comes to the statue, you'll notice the feet of Franz Kafka are shiny. The reason why they're shiny is people believe that shiny things give them good luck. If you believe in rubbing shiny things get good luck, feel free to rub the feet of Franz Kafka. Other parts of the statue have also been rubbed, which are a little bit less appropriate. You rub on the statue where you need to rub. I promise I do not judge. And when you're done with all the rubbing, I meet you on the other side. One question. Question, yes. Yes, sir. Synagogue. Yeah? And it says Spanish synagogue. Yes. Why? Sephardic. Huh? I'll talk about it in a minute. Just wait. I'll explain, I promise. We're getting to that. That's the next stop. Are you disappointed? Are you disappointed that the Portuguese one? Some space behind these guys over here. Our cars come around very, very quickly. We are in the part of the city that has the most expensive properties, which means the people with the biggest cars and don't specifically know how to drive them, and they like playing bowling with tourists, so be careful. I'm not kidding. I got hit by a car on this crosswalk because of somebody decided to accelerate when he saw people on the crosswalk instead of brake. So be careful. I wasn't injured, but as in like idiot drivers. We are now standing inside the Jewish Quarter of Prague. The Jewish Quarter of Prague is when we start getting a lot of questions regarding the history of the land, why is it here and all this. So let's go through the whole thing. This was a walled off area. We do not know exactly where the wall of the Jewish Quarter went, but we do know what this wall did to people. It segregated people. Not only did it segregate people, it forced people to live within the Jewish Quarter. There were restrictions upon these people in terms of travel, work, and other things. For example, we know the wall existed, we know they're forced to live inside, but some leaders let them come and go as they wish. They just had to live inside. There's periods that nobody could come and go. There's periods that everybody could come and go. But there was restrictions on the movement in and out of the Jewish Quarter, depending on the leader and how strict they decide to be. Restrictions on work. That whole stereotype. Sorry, leave it. It won't go any further. Restrictions on work. The stereotype of Jewish people working with money lending, right? Something like this has been pushed upon them due to the communities that surrounded them. The Christian community had restrictions on their work. They then could not do things, so they made the Jewish people do the dirty work for them. Beyond that, you have pogroms. A pogrom is an attack on a minority caused by a majority. Whole city rises up, accuse the Jewish people of something they've not done, come in, kill the people, blame them, and walk out. The worst pogrom killed 3,000 people in the space of one night. This is the life that they lived. Centuries and centuries and centuries of people being killed and persecuted within these lands for centuries. Now, people often assume the first Jewish people was the Second World War. That's the final drop at the very end of it. Now, the area is walled off, segregated until the year 1781. In 1781, the emperor is called Joseph II. He is the son of Maria Theresa, the brother of Marie Antoinette. That gives you the Habsburg connection. He creates an Edict of Tolerance, a religious freedom act that gives people the freedom to live wherever they want to live. They step over the walls and they go and live a normal life. The Jewish Quarter of Prague is liberated and everybody leaves. The only ones that remained within the Jewish Quarter were the ones that could not afford to leave. If they could not afford to leave, they could not afford to maintain the area. So the Jewish Quarter at one point is torn down and rebuilt. Late 1800s, early 1900s, it's rebuilt to look like Paris in the 1800s. Today, the Jewish Quarter of Prague is the most expensive part of the city and the most beautiful. Just looks like Paris in 1800s. जैसा कि मेरे टूर गाइड ने बताया कि इसको पूरा फिर से बनाया गया है, पूरा तोड़ के, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ही सुंदर बनाया गया है। यहाँ हम बिल्कुल जूइश क्वार्टर के हार्ट में वॉक कर रहे हैं और लिटरली ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे मैं कोई फ्रांस के ही शहर में वॉक कर रहा हूँ।
ये जगह एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मेल है इतिहास और सौंदर्य का, जहाँ हर एक कॉबलस्टोन सदियों पुरानी कहानियाँ कह रहा। जूइश क्वार्टर की छोटी और दिलचस्प गलियों में आप घूमोगे, then you will also be captivated by the architectural elegance that has stood the test of time. अगर आप कभी प्राग में हैं तो जूइश क्वार्टर ज़रूर एक्सप्लोर करें और इस शहर की रिच कल्चरल हेरिटेज को महसूस करना ना भूलें। ये शॉप काफ़ी ज़्यादा फेमस है ट्रदेलनिंग के लिए। ट्रदेलनिंग, जिसको चिमनी केक भी कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्ट्रीट फूड है प्राग में। ये एक ट्रेडिशनल चेक पेस्ट्री है जो दिखने में तो कमाल है ही, पर खाने में और भी ज़्यादा कमाल है। इसके नाम का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसका डो एक वुडन स्टेक के इर्द गिर्द रैप किया जाता है, जिससे इसका यूनिक शेप आता है। जब इसको मैंने टेस्ट किया तो ये थोड़ा बहुत मुझे सिनेमन बन या सिनेमन प्रेट्ज़ल जैसा लगा, पर काफ़ी ही ज़्यादा यूनिक था। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये एक हंगेरियन या स्लोवाकियन डिश है, पर प्राग में मुझे भर भर के इसकी दुकानें मिली, हर जगह सिर्फ और सिर्फ चिमनी केक। मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ, मेरे पीछे एक जूइश सिमेट्री है जहाँ पे 100,000 से भी ज़्यादा लोगों को गाड़ा गया है। जूइश में ऑब्वियसली लोगों की जब डेथ होती है उनको जलाते नहीं हैं, उनको गाड़ दिया जाता है। एंड यहाँ पे एक लेवल के बाद पूरी सिमेट्री फुल हो गई थी। नाउ यू गो बैक टू लोग जो मरे थे, तब जूइश लोगों को मारा गया था, जब नेचुरल कॉजेज की डेथ हुई थी, या फिर जितने भी डिजीज़ का आउटब्रेक हुआ था फ्रॉम 1800, तो यहाँ पे 100,000 से भी ज़्यादा है। एंड इट्स सेड कि कम से कम यहाँ पर 12 लेयर्स हैं, बिकॉज एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर सैंड है, बॉडी सैंड बॉडी सैंड बॉडी सैंड। एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इन माई लाइफ एंड वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर एक बियर स्पा है, ऐसा स्पा जहाँ पर आप बियर के अंदर बैठकर ठंडी बियर पी सकते हैं। ऑल्दो दिस इज़ नॉट अ वेरी प्राग थिंग टू डू, बट प्राग पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बियर कंज्यूम करता है पर पर्सन। दिस बिल्डिंग राइट हेयर इज़ कॉल्ड पाउडर टावर। जब चार्ल्स IV ने प्राग सिटी एक्सपेंड किया था, तो दिस वॉज द वन वेयर द ओरिजिनल सिटी एंडेड, and this powder tower was used to store the gunpowder back in the day. And whenever you became a king, you have to march right from here up to that old tower, old town that we saw before. This is the State Theatre. 1783 में ये चालू हुआ। यहाँ पर continuously theatre, drama and ballet performances होती हैं। One of the must do things in Prague, but very expensive, and you need to have a suit to go inside. Historic, picturesque, cultural, majestic, quaint, enchanting, bohemian, timeless, architectural, cosmopolitan, romantic, जितने वर्ड्स यूज़ करूँ मैं प्राग के लिए उतने कम हैं। एम्स्टर्डम के बाद ये मेरा सेकंड मोस्ट फेवरेट सिटी है, जहां मैं चलते चलते लिटरली खो जाता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसी जगह जहां आप नहीं गए तो आपका प्राग जाना असफल हो जाएगा। Day 1 प्राग के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।